हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। और यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं तो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत समय कम बचा है और आप लोगों को बिहार बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है बोर्ड का टाइम टेबल। तो जैसे कि आपको पता है कि 16 फरवरी के आप लोगों का मैथ यानी गणित का पेपर होने, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें वैसे प्रश्न आप लोग पढ़ने वाले हैं कि पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरह का प्रश्न दिखाई नहीं देगा। यह हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। यहां आप लोग निर्देश में देख सकते हैं कि कुल आपको 100 प्रश्न मिलेगा वस्तुनिष्ठ से, और 30 प्रश्न मिलेगा आपको शॉर्ट, और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। और यह जो है 100 नंबर की एग्जाम होती है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, जो आप लोग सभी कोई जानते हैं। और विषय कोड आपको बता दें तो फर्स्ट पाली वाले के 110 और सेकेंड पाली वाले के 210 कोड से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कितने प्रश्न पूछा जाता है और कितने प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो चलिए इसका एक और निर्देश समझते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। और बिल्कुल यह वह पेपर है जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपको 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 4 विकल्प होगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट में सही सही देना है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए एक एक प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है, हम आपको पहले ही बता दिए कि इस तरह के वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यह वही हूबहू पेपर है जो आपको 16 फरवरी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। निम्नलिखित में जो है कौन सबसे छोटी होती है संयुक्त संख्या। जैसे कि आप लोग भाज्य संख्या पढ़े होंगे, तो भाज्य संख्या होता है कि वैसी संख्या जो एक को अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगता है, वही क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो जैसे कि हम 1 देखेंगे तो 1 न तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। यहाँ से 2 जो होती है अभाज्य संख्या होती है, 3 भी अभाज्य संख्या होती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या यानी भाज्य संख्या है। तो याद करके रख लेना है कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो ऑप्शन डी अर्थात 4 बिल्कुल सही उत्तर है। वैसे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है मैथ का, जो बिल्कुल वायरल पेपर है, यह पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग कोशिश करना है कि यह पेपर को फुल वॉच जरूर करके जाइए, क्योंकि मैथ बहुत कठिन एग्जाम होता है मैथ का। और मैथ में कितना भी पढ़ के जाइए लेकिन आप बहुत स्ट्रगल कर पाइएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में न्यू पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न को जरूर देखना है। तो चलिए हम दूसरी नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि पाई है, पाई कैसी संख्या होती है। तो देख लेना है, आप लोगों को याद होगा, यह तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। चलिए अब तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखना है कि अपरिमेय संख्या इसमें से कौन है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 3 बटा, यह रूट अंडर 3 बटा आपको 12 दिया गया है। तो इससे हम 3 चौके 12 कटा लेंगे तो रूट 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी आपका यह जो है परिमेय संख्या है। लेकिन हमें इसमें अपरिमेय संख्या चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ 7 से 7 भी कटा लेंगे तो 1 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ रूट 2 से रूट 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा रूट में, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो याद करके रखना है कि अपरिमेय संख्या आपका बिल्कुल सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 2 से जब हम 10 को कटाएंगे 5 बार में तो 5 का वर्गमूल संभव नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक एक प्रश्न आप लोगों को दिखा रहे हैं, एक एक प्रश्न को देखना है शुरू से अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए दिया हुआ है कि 2 संख्याओं के लौसा तथा मौसा बराबर है तो संख्याएं है। 2 संख्याएं के लौसा, लौसा यानी एलसीएम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ बराबर होगा तो संख्याएं कैसे हो सकती है। तो संख्या जो है बिल्कुल आपकी बराबर हो सकती है। जैसे कि आप लोग जांचते हैं तो वहां आप लोग देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है, कि एलसीएम गुने एचसीएफ और बराबर 2 संख्या ए बी होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अगली प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिया हुआ है 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके सब्जेक्टिव से भी पूछा जाता है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव से भी पूछा जाता है। तो बिल्कुल हम बताएं कि इस वीडियो में आपको जो भी प्रश्न बताया जाएगा वो पूरे यूट्यूब चैनल पे ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। और यह जो मॉडल पेपर है बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है,
तो 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 0.29 पे रेकरिंग है, तो इसको जो है हमें परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसे बनाने के लिए थोड़ा सा हमें समय लगता है। जैसे हम x के लिए हम मान लेते हैं कि 0.29 है, उसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव के बाद दो संख्या दोनों पे रेकरिंग है, तो इसे अगली वाली संख्या के हम 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे। तो इधर बायां में करेंगे तो 100x हो जाएगा, दाहिने में करेंगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमें जो पहली संख्या इसे क्या करना है, घटा लेना है। तो घटाएंगे तो हमें यहाँ 0 देके 29 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ दशमलव लेके 29 हम ले लेंगे, क्योंकि यह संख्या पर रेकरिंग दिया हुआ है, इसके मतलब है कि संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, घटाने के बाद यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ उतर जाएगा 9, यहाँ उतर जाएगा 2, और यहाँ देखिए 100 में से एक x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 99 को x हो जाएगा। अब जैसे आप x के मान निकालिएगा तो यहाँ तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ 29 बचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं 29 के बटा में कितना हो जाएगा, 99, यानी 29/99 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या है। 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री जो है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर कितना होना चाहिए, इसके मान कितना होना चाहिए। तो 1 जो है साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, कितना होता है, √3/2, तो हमें स्क्वायर कर लेना है। अब देखें कि 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है माइनस, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, बटा में 1 मान के हम क्या करेंगे, इसे बटा पर के घटाव बना लेंगे। ठीक है, तो 1 और 4 के एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 चौके 4 तो 4 एकम 4, माइनस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, यानी घटाने के बाद 4 में से 3 गया तो 1/4। तो फाइनली जो है 1 - sin स्क्वायर थीटा का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए के बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन बी में दिया है बिल्कुल ए भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी जो आपको दिखाई दे रहा है 1/4, यही बिल्कुल आपका इसका जो है करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर ऑप्शन सी यानी 1/4 हो जाएगा। फिर से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री का जो वैल्यू है वह कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पूरे यूट्यूब चैनल पर ढूंढने पर ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा, यह मॉडल पेपर हूबहू वही मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो सबसे पहले दशमलव प्रसार शांत के लिए एक कंडीशन होता है, किसी भी देखिए जैसे हम लोग भिन्न देखते हैं तो ऊपर वाले होते हैं अंश और नीचे वाले होते हैं हर। तो हर के गुणनखंड में अगर 2 और 5 आता है तो समझ लीजिए कि बिल्कुल यह शांत है। अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता है तो समझिए यह शांत नहीं है, यानी क्या है, अशांत है। तो सबसे पहले हम लोग अगर 40 का गुणनखंड करते हैं तो 40 का गुणनखंड में देखिए हम लोग पाएंगे कि 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा और 2 से करेंगे तो 5, यानी 40 के गुणनखंड में आपको 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आया। अगर हम 21 का गुणनखंड करते हैं तो 7 × 3 हो जाएगा, इसमें भी आ गया 3, यहाँ भी 196 करेंगे भी तो आ जाएगा, तो 121 का तो 11 × 11 ही होता है। तो इसमें जो अगर पूछा गया है प्रश्न के निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो याद करके रखना है कि ऑप्शन ये जो है 7/40 इसकी दशमलव प्रसार बिल्कुल क्या है, शांत है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है प्रश्न निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 5/8 जो है बिल्कुल शांत है, क्योंकि 8 का गुणनखंड में हमें केवल 2 प्राप्त होने वाला है। वही अगर हम 6/15 गुणनखंड देखें तो 6 को हम कटा देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 2 बार में कटेगा, और 15 को कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 × 5 = 15, 5 बार। ठीक है, मतलब सही से फिर से हम देखेंगे कि 6/15 को अगर कटा रहे हैं तो 3 से 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, यानी ये 2/5, फिर भी यह शांत हो गया। उसी तरह से 512 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें केवल 2 आएगा, इसलिए ये भी शांत हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है 343, क्या है, 343। तो जैसे हम लोग 343 का जो है गुणनखंड निकालेंगे तो 7 से लगाने पर 49 आएगा, फिर 7 से लगाने पर 7 आएगा, यानी हमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या मिलता है तो वही आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है डी का डी बिल्कुल करेक्ट है। यानी फिर से देख लेंगे कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो दशमलव प्रसार जो अशांत हुआ वो ऑप्शन डी अर्थात 31/343 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वैसा पेपर है जो बिल्कुल आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। 400 करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 200, फिर करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 100, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और फिर 50 में लगाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में अगर हम करते हैं तो 50, यानी हमें कुल मिला के 2 ही 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना होगा, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन ए सही है। यानी 400 के जब गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें 5 जो है कितने बार आएगा, तो कम से कम 2 बार ही आएगा। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न कि यदि 130 बराबर जो है 15 गुने 8 जोड़ 10 तथा मासा 130 और 15 बराबर है, तो मासा xy, तो xy का जो वैल्यू है वह क्या होना चाहिए, xy का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम 130 और 15 का गुणनखंड निकालते हैं, तो 130 का गुणनखंड निकाले तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 130 का गुणनखंड में आ जाएगा 2 से 65 और 5 से 13 × 5 = 65, यानी कितना आ जाएगा 2 गुने 5 गुने 13 आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से 15 गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुने 5 आ जाएगा, तो इसमें 5 दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो अब हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन ए में लेकर देखेंगे, यानी ऑप्शन ए में 15, जो 10 है इसकी गुणनखंड करके देखते हैं। तो 15 गुणनखंड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 गुने 5, वही 10 का गुणनखंड हम लोग करेंगे तो कितना होगा 2 × 5 = 10, यानी 5 इसमें भी उभयनिष्ठ है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा x और y का मान ऑप्शन ए अर्थात 15, 10। बाकी जो है इसमें भी आपको 5 कॉमन दोनों में नहीं आने वाला, इसमें भी नहीं आने वाला है, इसमें भी नहीं आने वाला है, यानी ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 10वें नंबर प्रश्न के बाद हम लोग 11वें नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि रूट 125 का परमेकरण गुणांक है। रूट अंडर जो है 125 का परमेकरण गुणांक क्या है, तो रूट के अंदर हम 125 को लिखेंगे और 125 से गुणनखंड में 5 कितने बार आता है, तो 3 बार आता है, याद कर रखना है। तो इसमें से जो है 2 5 को जोड़ा लगा के बाहर कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, रूट के अंदर 5, यानी 5√5 जो है फाइनल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी 125 का जो है परमेकरण गुणांक होगा वह 5 रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है, इसके लिए हमें सबकी जो है गुणनखंड बारी बारी से निकालना पड़ेगा। 9 का गुणनखंड में देखेंगे कि 3 और 3 आया, 16 के गुणनखंड में देखेंगे कि 2 से 8 आया, 2 से 4 आया, 2 से 2, यानी इसमें केवल 2 है, इसमें केवल 3 है। यह दोनों में है जो HCF आपको निकलता है वह ऐसी संख्याएं नहीं है, दोनों कॉमन संख्याएं नहीं है। इसके मतलब है आपका सहअभाज्य संख्या यही हो सकता है, यानी 12 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है याद रखना है ऑप्शन सी, अर्थात रैखिक बहुपद की जो शून्यक की संख्या होती है वो बिल्कुल कितना होती है, 1 होती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगले प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखें कि बहुपद x-1 क्या है। बहुपद x-1 का शून्यक है, तो बराबर में 0 करेंगे और x के वैल्यू क्या हो जाएगा, दाहिने में 1 चलने पर 1 हो जाएगा, यानी x का जो मान हो जाएगा बिल्कुल शून्यक जो हो जाएगा, बहुपद x-1 का शून्यक जो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 1 हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ जो है बनाने के बाद आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोशिश की है कि इस वीडियो में हम आपको 1 से 15 प्रश्न ही बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए और इसके अगले पार्ट जो है हम बिल्कुल लेकर आएंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।